Hello student. We were discussing about the pharmacovigilance, and in the series of these lecture today we will discuss about the post marketing surveillance. So what is post marketing surveillance? सबको पता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस मींस फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स, क्योंकि फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल में हम क्या करते हैं, पीएमएस जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है ना। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में होता क्या है, एक बार ड्रग अगर आपकी क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होने के बाद फेज 3 में अगर आपका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जब मार्केट में आपकी मेडिसिन आ रही है, तो मार्केट में मेडिसिन के आने के बाद भी जो उसको चेक किया जाता है, उसकी सेफ्टी की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसको पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट बोलते हैं। ये किसका रोल है, फार्माकोविजिलेंस का। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस यही है कि ड्रग की मार्केट में आने के बाद, एक लार्ज पॉपुलेशन में डिसेमिनेट होने के बाद उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना अबाउट इट्स सेफ्टी, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस बोलते हैं। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहली जो क्लास है वो क्या है आपकी एक्टिव, ओके, एंड द सेकेंड क्लास इज पैसिव। ये आपके टाइप है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के ऑन द बेसिस ऑफ, आप बोल सकते हो, प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर सर्विलेंस। सपोज आप क्या कर रहे हो, कोई भी आपकी पीएमएस स्टार्ट होने वाली है, फार्माकोविजिलेंस आपका स्टार्ट होने वाला है, तो विजिलेंस से पहले अगर आपने अपना पूरा प्रोटोकॉल तैयार किया हुआ है कि आपको डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, ठीक है, आपको पता चला कि मार्केट में मेडिसिन हमारी जाने वाली है, उसके बाद उससे पहले ही आपने सारे तरीके पहले से अपने पास रखे हुए हैं कि आप किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करने वाले हैं, आपके पास पूरा एक ऑर्गेनाइज प्रोटोकॉल है, ठीक है। उस केस में हम जो हमारा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है उसे क्या बोलते हैं हम, एक्टिव। जब सारी चीजें एक क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पहले से तैयार होती है। नाउ पैसिव मतलब जब आप पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस से पहले जब आपने कोई भी प्रोटोकॉल तैयार नहीं किया था, पहले से आपने कुछ भी चीज प्रिपेयर नहीं की हुई है कि कैसे आप डाटा को कलेक्ट करने वाले हो, किस तरीके से आप क्या करोगे, मेनली आप एडीआर रिपोर्टिंग का कोई भी तरीका आपने पहले से डिजाइन नहीं किया हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो ये तो था अबाउट पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कि कैसे इसे हम एक्टिव और पैसिव में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अबाउट द सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। कैसे हम, कौन कौन से सोर्स ऐसे होते हैं जहां से हम एडीआर्स को या फिर हम सर्विलेंस कर सकते हैं, एडीआर्स की रिपोर्टिंग का कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से रिपोर्टिंग हो सकती है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो मेनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी सोर्स, है ना। सोर्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से आपको एडीआर के बारे में डाटा मिल सकता है। तो जो हमारे सोर्स होते हैं, अगेन दे कैन बी क्लासिफाई इनटू टू टाइप। कौन कौन से सोर्स होते हैं पहले हम देखते हैं। पहला सोर्स जो है आपका वो क्या है, अनसॉलिसिटेड सोर्स, ओके, अनसॉलिसिटेड, और दूसरा क्या रहेगा आपका, सॉलिसिटेड। नाउ हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके। अनसॉलिसिटेड क्या होता है, अनसॉलिसिटेड मतलब होता है ये वो सोर्स है जहां से डाटा अपने आप आता है, ठीक है, ऑन इट्स ओन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मतलब आपको मैं आप ये मान के चलिए आप एक फार्माकोविजिलेंस सेंटर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप विजिलेंस सेंटर को पूरा रूल करते हैं, तो उस केस में आपको किसी और से डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद डाटा मिलता रहेगा। तो ये आपका क्या होता है, अनसॉलिसिटेड। अनसॉलिसिटेड वो सोर्स होते हैं जहां पे आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, डाटा आपको खुद ब खुद मिल जाता है, बस आपको चेक करना है डाटा को और कुछ भी नहीं करना है। देखें क्या कौन कौन से सोर्स होते हैं जो अनसॉलिसिटेड की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला है हमारा स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, ओके, सबसे पहला सोर्स रहेगा स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग। सेकेंड सोर्स है, पहले हम इसे नोट ही कर लेते हैं, सेकेंड सोर्स इज लिटरेचर एंड द थर्ड सोर्स इज सोशल मीडिया। नाउ सबसे पहला क्या है आपका, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, स्पॉन्टेनियसली रिपोर्ट करना मतलब, देखो जब आप सपोज कोई भी आपका फिजिशियन है या फिर आपका फार्मासिस्ट है, ठीक है, किसी भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई,
ठीक है, बाय अ फिजिशियन। ऑब्वियसली फिजिशियन ने क्या किया होगा, प्रेस्क्रिप्शन लिखा होगा, फार्मासिस्ट ने वो मेडिसिन दी होगी। तो अगर कोई भी प्रेस्क्रिप्शन था और आपने मेडिसिन दी, ठीक है, जो भी पेशेंट था उसे मेडिसिन दी, अब उस मेडिसिन को लेने के बाद उसको कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन फील हुआ, ठीक है, उसे लगा कि ये मेडिसिन लेने के बाद मुझे ये रिएक्शन हो रही है, सपोज उसे स्किन रैशेज हो रहे हैं, तो वो किसके पास आएगा बताने के लिए? ऑब्वियसली फिजिशियन के पास आएगा या फिर फार्मासिस्ट के पास आएगा, है ना, जो भी उसके नियर बाई विसिनिटी में जहां वो कंफर्टेबल फील करेगा वहां पे वो रिपोर्ट करेगा। तो इस केस में जो फिजिशियन है और फार्मासिस्ट है उनकी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो उस एडीआर को, जो भी एडीआर आया है, उसे हेल्थ अथॉरिटी को रिपोर्ट करें। ईदर दे कैन रिपोर्ट टू हेल्थ अथॉरिटी और टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज, है ना, दोनों को रिपोर्ट कर सकता है। तो ये चीज क्या है, एक इथिकल ऑब्लिगेशन होती है फिजिशियन में भी और फार्मासिस्ट में भी। बट बहुत से फिजिशियन और फार्मासिस्ट ऐसे हैं, अगर वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन पे कोई लीगल एक्शन ले लिया जाएगा, क्योंकि जब पता ही नहीं चलेगा, है ना, जो अननोइंगनेस होती है उससे उससे क्या होता है कि हम कोई एक्शन भी नहीं ले सकते, है ना। तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, बट मोस्टली क्या होता है, रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग मतलब होता है जब विलिंगली फिजिशियन और फार्मासिस्ट एडीआर को रिपोर्ट करते हैं, उनसे किसी ने बोला नहीं होता है कि किसी मैन्युफैक्चरिंग, किसी आप बोल सकते हो फार्माकोविजिलेंस सेंटर ने उनसे बोला नहीं है कि आपको वो एडीआर हमें बताने हैं, लेकिन वो अपना एक इथिकल ऑब्लिगेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिपोर्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग। तो इस केस में विजिलेंस सेंटर वालों ने तो पहले से कुछ नहीं किया था ना, ये तो आपके फिजिशियन और फार्मासिस्ट ने खुद के लेवल पे किया। तो यहां से डाटा उनको कहां से मिल गया, अपने आप ही मिल गया ना, खुद तो उन्होंने कुछ किया नहीं था। सेंटर की बात कर रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है लिटरेचर। अब क्या होता है, देखो बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो अलग अलग टाइप की रिसर्च करते हैं, कुछ प्री क्लिनिकल करते हैं, कुछ क्लिनिकल रिसर्च करते हैं। तो इन क्लिनिकल रिसर्च, अगर उन्हें किसी ड्रग पे वो रिसर्च कर रहे थे और उन्हें फाइनली कोई भी एडीआर उन्हें लगा, सस्पेक्टेड एडीआर की इस ड्रग के साथ ये रिएक्शन हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया, उसे लिटरेचर पे रिपोर्ट कर दिया विद द एविडेंस ऑल्सो। एविडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो फार्माकोविजिलेंस सेंटर है वो अगर बार बार आपके सारे लिटरेचर्स को सर्च करे, ठीक है, सेंटर में जो बैठे लोग हैं आपका, वो लिटरेचर्स को सर्च करें, तो उन लिटरेचर से भी उन्हें आइडिया लग सकता है अबाउट दी एडीआर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर ड्रग। तो इसके लिए भी उन्होंने खुद से कुछ नहीं किया, है ना। जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड, या कोई भी आपके जो रिसर्च एसोसिएट्स हैं उन्होंने रिपोर्ट लिटरेचर में लिखा, लिटरेचर को देख के विजिलेंस सेंटर को पता लग गया। तो उसके लिए भी उन्होंने पहले से कुछ नहीं किया था, उन्होंने केवल क्या किया, लिटरेचर को देखा और उन्हें एडीआर का पता लग गया। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। बहुत टाइम क्या होता है कि विजिलेंस सेंटर वैसे अपना क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म रखते हैं जिसपे कोई भी आके कभी भी कोई भी एडीआर को रिपोर्ट कर सकता है। जैसे सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म होते हैं आपके, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, लाइक दिस करते हैं। बट इनकेस चलो नहीं किया, कोई प्लेटफॉर्म भी आपका प्रोवाइड नहीं किया, क्या होता है, बहुत टाइम कोई आप देखते होंगे कि फेसबुक में या फिर और भी सोशल मीडिया जितने भी आपके मेथड्स हैं, कभी कभी क्या होता है उसमें भी आपकी क्या होती है, ड्रग से रिलेटेड अगर किसी एक इंडिविजुअल को किसी ड्रग को लेने की वजह से कोई रिएक्शन फील हुई, तो वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग टू दी फिजिशियन और फार्मासिस्ट, वो भी चलो उसने कर दिया, बट साथ में उसने क्या किया, सोशल मीडिया में भी अपना एक पोस्ट लिख दिया, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना। तो वहां से भी क्या कर सकता है, जो आपके फार्माकोविजिलेंस सेंटर है वो क्या कर सकता है, वहां से भी डाटा फैच कर सकता है। तो ये क्या था आपका सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू भी उसे डाटा मिल गया ऑन इट्स ओन, उसके लिए भी उसने कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए ना। तो इस टाइप के जो आपका सोर्स हैं ये क्या होते हैं, अनसॉलिसिटेड सोर्स होते हैं, जो अपने आप में डाटा दे देते हैं, उसके लिए सेंटर ने खुद में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अनसॉलिसिटेड सोर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिसिटेड सोर्स। अब सॉलिसिटेड सोर्स क्या होंगे, ये वो सोर्स हैं जो आपके बेसिकली फार्माकोविजिलेंस जो सेंटर है उन्होंने पहले से ही एक ऑर्गेनाइज प्रोटोकॉल रखा हुआ है जिसके थ्रू डाटा मिलेगा, ठीक है। पहले से फार्माकोविजिलेंस जो सेंटर है उसने पहले से तैयारी की हुई है। तो सॉलिसिटेड में देखें कौन कौन से हो सकते हैं सोर्स जहां से मिलेगा। सबसे पहला सोर्स है आपका फेज 4
रिजल्ट जो फेज 4 ट्रायल है, जो फार्माकोविजिलेंस जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, जब फेज 4 आपके ट्रायल चलते हैं तो उसका क्या तरीका होता है। देखो, क्लिनिकल ट्रायल का फेज 3 कंप्लीट हुआ, सारी चीजें सेटिस्फाई होने के बाद आपको अप्रूवल मिल गया फ्रॉम एफडीए, देन जो आपकी ड्रग है वो मार्केट में आ गई। ठीक है, मार्केट में आने के बाद जो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, उस ड्रग पे नजर रखना। ठीक है, टू चेक द मेडिसिन फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन और इट्स सेफ्टी रिपोर्ट। और फिर क्या करते हैं, जो फार्माकोविजिलेंस सेंटर है वो पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट बनाते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। तो पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट स्टार्टिंग में जो होती है वो 6 मंथ पे बनती है। ठीक है, ड्रग मार्केट में आने के बाद 6 महीने के अंदर, और कभी कभी उसका वो डिपेंड करेगा, अभी भी देखो एडीआर पे डिपेंड करेगा, जो भी है वो जो सेफ्टी रिपोर्ट होती है उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, इधर 6 मंथ और 1 ईयर। ठीक है, पहली जो रिपोर्ट गई सपोज 6 मंथ में गई, आफ्टर दैट 1 साल का गैप हुआ, फिर दूसरी सेफ्टी रिपोर्ट गई, तो उन रिपोर्ट्स के थ्रू भी तो डाटा मिल सकता है अबाउट दी सेफ्टी, है ना। तो एडीआरस का जो सोर्स है वो फेज 4 बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। ये सॉलिसिटेड है क्योंकि ये आपका स्पेसिफिकली जो आपका क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन था या फिर फार्माकोविजिलेंस सेंटर था, वो पहले से इस पे काम कर रहा है, खुद एफर्ट्स लगाए हैं ना डेटा कलेक्ट करने में, रिपोर्ट बनाने में। तो ये आपका पहला सॉलिसिटेड कोर्स आपका सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिसिटेड जो हमारा सोर्स है वो क्या है, देखो वो है हमारी हेल्थ अथॉरिटी, और दूसरा आ जाएगा आपका एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब देखते हैं कि इनका कैसे आपका रिलेशन है, इनसे डाटा कैसे आपको मिल सकता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हेल्थ अथॉरिटी से। तो होता क्या है, देखो ऑब्वियसली देखो मैंने एक चेन आपको बताई थी, पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होगी किसको रिपोर्ट करेगा, फिजिशियन को या फिर फार्मासिस्ट को, जहां भी उसको सुटेबल लग रहा है। देन फिजिशियन का काम क्या है, उसको किसको रिपोर्ट करना है, हेल्थ अथॉरिटी को या फिर उस फार्मास्यूटिकल, देखो फिजिशियन हेल्थ अथॉरिटी को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर डायरेक्टली फार्मेसी से यानी कि किसी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन गई है तो मेडिकल स्टोर किसको करेगा कॉल, फार्मास्यूटिकल कंपनी को जिसने मैन्युफैक्चर की है मेडिसिन। सो ओवरऑल जो डाटा है वो किसके पास पहुंच गया, हेल्थ अथॉरिटी और कंपनी के पास पहुंच गया। नाउ होता क्या है, देखो ये जो आपका यहाँ से जो सोर्स है, ये सोर्स जो होता है आपका, ये 2 बेसिस पे काम करता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, एक होता है नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में। आप इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, सपोज देखो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जिसके पास फ्रॉम फिजिशियन या फिर फार्मासिस्ट रिपोर्ट आई कि आपकी ये जो ड्रग है, सपोज ड्रग ए है, उसकी वजह से ये इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल जो एक कंपनी ड्रग ए कंपनी के पास रिपोर्ट आई थी ना, तो वो क्या करेगा, जिस भी कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कंपनी को भी वो रिपोर्ट भेज देगा, कम्युनिकेट कर लेगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे ही अगर कंपनी बी के पास ये रिपोर्ट आई होगी तो वो किसे भेज देगा, ए को, ताकि उस एडवर्स रिएक्शन के बारे में दोनों कंपनियों को आपस में पता लग जाए, ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा, डाटा का इफेक्टिव आपका क्या होगा, डिसेमिनेशन होगा, तो आपका पब्लिक हेल्थ ऑब्वियसली प्रमोट होगी। ये होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे क्या होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी ए के पास रिपोर्ट आई कि आपकी इस ड्रग की वजह से ये इवेंट हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, दूसरी कंपनीज को नहीं बताएगा क्योंकि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो डायरेक्टली उसे किसे बता देगा, हेल्थ अथॉरिटी को बता देगा कि भाई हाँ इसकी वजह से ये चीज हुई है। ठीक है, और हेल्थ अथॉरिटी क्या करेगी, कंपनी बी को बता देगी। तो क्या हो रहा है, डाटा दोनों ही केस में जा रहा है। एक केस में एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास डाटा चला जा रहा है, एक केस में कंपनी से हेल्थ अथॉरिटी के पास डाटा जा रहा है, और फिर हेल्थ अथॉरिटी से दूसरी कंपनी के पास डाटा जा रहा है। तो इस टाइप से भी आपका डाटा सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एज ए सॉलिसिटेटेड सोर्स, ठीक है, ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। तो यहां से भी आपका डाटा मिल सकता है। एंड द थर्ड, बेसिकली द थर्ड पॉइंट इज पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम, यहां से कैसे डाटा मिलेगा, देखो ये केवल फिजिशियन के लेवल पे होता है। सपोज कोई फिजिशियन है जो एक लोकेलिटी पे है, ठीक है, एक लोकेलिटी में एक फिजिशियन है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, वहां पे कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, है ना, क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम काम करता है, आपको सबको पता है। अगर कोई फिजिशियन ऐसा है जिसका आप बोल सकते हो जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है, एक एम्पैथी शो करता है वाइल ट्रीटिंग सम पेशेंट,
पेशेंट, तो क्या होगा, उस पर बिलीफ ज़्यादा होता है, तो जो भी पेशेंट है वो बार बार सेम फिजिशियन के पास आता है। तो इन दैट केस जो फिजिशियन के पास जो आपका पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका पर्सनल डाटा, पूरा जो हिस्ट्री होती है वो अवेलेबल होती है। तो इस केस में जो फिजिशियन है, अगर किसी भी एक उसके पेशेंट के को कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन फेस करना पड़ रहा है, तो वो उस रिपोर्ट को, उसको तो रिपोर्ट करेगा ही, साथ ही साथ उसका पूरा आपका क्या रहेगा, हिस्ट्री उसके पास अवेलेबल रहेगी। तो प्रॉपर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट हो पाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान में अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है किसी ड्रग को लेने के बाद, तो वो ड्रग की वजह से ही हो रही है। हो सकता है कि कोई और रीजन हो, उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री हो, कोई डिजीज ऐसी हो, या कोई ड्रग वो कॉन्कॉमिनेंट यूज कर रहा है। तो ये होता है आपका पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम, जो आपका स्पेशली आपका फिजिशियन बेस्ड होता है, और वो भी फिजिशियन एक पूरा आपका क्या करेगा, हिस्ट्री आपका प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके डेली बेसिस पे उन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्स ऑफ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो कहाँ से डाटा फैच किया जा सकता है, तो कुछ सोर्स है अनसॉलिसिटेड, कुछ है सॉलिसिटेड। अनसॉलिसिटेड जिसमें डाटा अपने आप आपके पास आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पैसिव के टाइप हो सकते हैं। पैसिव में भी यही था ना कि जिसमें आपने पहले से कुछ सोचा ही नहीं है, ठीक है, तो डाटा कहाँ से आएगा, तो यही वो सोर्स है जहां से डाटा आएगा। और जब हमने पूरा चीज स्टेब्लिश किया होता है, पूरी आपको पहले से ही आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में आप चल रहे हैं, आपने पूरी तैयारी की हुई है, तो इन दैट केस जो सोर्सेज आपके मेजर आपके काम आने वाले हैं वो सॉलिसिटेड है, जिसमें फेज 1 फेज 4 का आपका पूरा डाटा आपके काम आएगा, पीएसयू रिपोर्ट्स आपके काम आएंगी, हेल्थ अथॉरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास जो भी रिपोर्टिंग हुई है फ्रॉम फिजिशियन और फार्मासिस्ट वो आपके काम आने वाली है, फार्माकोविजिलेंस सेंटर के काम आने वाली है। नेक्स्ट है पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम, फिजिशियन के थ्रू जो भी पेशेंट हिस्ट्री विद एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट हुआ है वो भी आपका क्या करेगा, एक सॉलिसिटेड कोर्स की तरह वर्क करेगा, बिकॉज फिजिशियन को भी पहले से इस केस में पता होगा कि आपको इस ड्रग के बारे में अगर कोई भी आपके पास क्वेरी आती है, कि बिकॉज ये नई ड्रग है, तो अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप सीधे इसे क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो फिजिशियन भी इस केस में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है, समझ रहे हैं इस चीज को। फार्माकोविजिलेंस सेंटर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हेल्थ अथॉरिटी एज वेल एज फिजिशियन, ये सारे आपके क्या हैं, और फार्मासिस्ट, ये सारे क्या हैं आपके पहले से ही आपके क्या है, पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का रहता है कि अगर ऐसी कोई भी रिएक्शन आ रही है पर्टिकुलर ड्रग से रिलेटेड तो आपको रिपोर्ट करना है। तो ये एक तरीका होता है आपका टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ड्रग, अबाउट द इट्स सेफ्टी, है ना। तो ये था the sources of pharmacovigilance और we can say the post marketing surveillance। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।